ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, मैं हूं दिबांग। बजट के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं विज्ञान प्रकाश। इस बजट के खास कार्यक्रम में हमारे साथ रहेंगे 3 मेहमान अगले 1 घंटे के लिए। ये 3 खास मेहमान हैं केंद्र सरकार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मंत्री कपिल सिब्बल, पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद और सीपीएम के सांसद दीपांकर मुखर्जी। तो ये 3 राजनीतिक आवाजों के साथ हम विश्लेषण करेंगे कि ये बजट का पूरा असर किस तरह का होगा। इसके अलावा आप भी अपनी राय भेज सकते हैं। हमने आपसे पूछा है कि आपकी राय में इस बजट में सबसे खास बात क्या है। 3 वाक्य लिखें, अपनी राय 6388 पर SMS करें। जवाब के साथ अपने शहर का नाम जरूर लिखें। हम आगे देखेंगे नौकरी पेशा लोगों पर क्या असर डालेगा ये बजट, कौन कौन सी नई गाड़ियां आप खरीद सकते हैं सस्ते में। पहले चिदम्बरम के बजट का लेखा जोखा। इस बजट में साझा न्यूनतम कार्यक्रम की खूबियां लगातार दिखाई पड़ती रही, शायद ये उनकी मजबूरी भी रही। कोशिश ये है कि कारोबारी भी खुश रहे, किसान भूखा न जाए, बात बुनियादी ढांचे की हो, लेकिन नजर विकास दर की मीनार पर। इस साल भारत निर्माण योजना के लिए 18,696 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जो वर्ष 2005-2006 से 6,000 करोड़ ज्यादा है। देहाती इलाकों में रोजगार के लिए बजट में 11,700 रुपए रखे गए हैं। वित्त मंत्री ने यूपीए सरकार की 8 प्रमुख योजनाओं के लिए अगले वित्त वर्ष में 50,015 करोड़ रुपए रखे हैं, जो चालू साल के करीब 15,000 करोड़ ज्यादा है। इन योजनाओं में सर्व शिक्षा अभियान, राजीव गांधी पेयजल मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और जवाहरलाल नेहरू शहरी पुनरुद्धार मिशन शामिल हैं। तो जैसे कि इस प्रोग्राम की शुरुआत में हमने आपको मिलाया था, 3 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। पूरे दिन आप इस नेटवर्क पे अलग अलग विशेषज्ञों के माध्यम से इस बजट की तस्वीर को समझने की कोशिश करते रहे। हमने आपको उससे दिखाने की कोशिश की। अब 3 पॉलिटिशियंस, नेताओं के थ्रू भी जाने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर मैं दोहरा दूं, कपिल सिब्बल मेरे साथ मौजूद है, दीपांकर मुखर्जी मेरे साथ मौजूद है और रविशंकर प्रसाद। शुरुआत करेंगे रविशंकर प्रसाद आपसे और दीपांकर मुखर्जी आपसे, उसके बाद जवाब देने का मौका होगा कपिल सिब्बल का। एक जो पहली धारणा निकल कर आई है, बहुत सेफ है सब कुछ जहां तक इस बजट का सवाल है, मानते हैं आपका? अभिज्ञान हर बजट की एक दिशा होती है। अब रात का 9:30 बज चुका है, सुबह से हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं और पूरी बहस जाके कहां सिमटी है कि गाड़ी का दाम कम हो गया, प्लाज्मा टीवी का दाम कम हो गया और सॉफ्ट ड्रिंक सस्ता होगा। यानी ये जो टोटल मैसेज गया है, ये पता नहीं कैसा मैसेज है, ये मैं नहीं जानता, हमारे मित्र बताएंगे, लेकिन शायद ये आम आदमी का तो मैसेज नहीं लगता मुझे। हम ये चाहते हैं कि छोटी गाड़ी लोग खरीदें, मिडिल क्लास के लोग खरीदें, लेकिन दिल्ली या मुंबई में जो फर्राटे से लग्जरी गाड़ियां दौड़ती हैं, अगर उस पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ती 10 लाख से ऊपर की गाड़ियों पर, शायद हमको लगता है कि शायद दिशा कुछ है। लेकिन मैं कुछ बड़ी बात भी कहना चाहता हूं। इसके मैसेज में एक कल का इकोनॉमिक सर्वे देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरी दिखाई गई है, उसको ये बजट कितना एड्रेस करता है। आपसे मैं बात करना चाहता हूं, महंगाई बहुत बढ़ी हुई है, चीनी हो, चाय हो या गेहूं या चावल हो, उसको ये कितना एड्रेस करता है। ये जो कुछ मोटी बातें हैं, इसलिए शायद मैंने एक चैनल पर कहा था और आपके चैनल पर कहना चाहता हूं, ये बजट इंडिया का है, भारत का नहीं है। और ये धारणा स्पष्ट। आपको लगता है ये बजट इंडिया का है, भारत का नहीं है? आम आदमी गायब है इससे? मैं अतिशयोक्ति और कवियों की पंक्ति तो नहीं बोल सकता है। मुद्दे जो ऐसे हैं, वैसे सीरियस मुद्दे हैं और जिसमें सब दोनों हम सब लोग शुड मस्ट एग्री, तो उसमें ये इंडिया भारत, हाँ, अगर भारत का मतलब जो कहना है वो ये चाहते हैं कि आम आदमी की बात हम कर रहे हैं। दो 2 थिंग्स कम इन माय माइंड, 2 चीज सामने है सब लोगों के सामने। नंबर 1, द एरियाज ऑफ कंसर्न, जिसके लिए बजट करे, चाहे कोई जो भी शासन करे, इधर हो उधर हो। एग्रीकल्चरल क्राइसिस, आज भी 4 नागपुर में 4 ने आत्महत्या की, फार्मर सुसाइड। एग्रीकल्चर इशू एक बहुत बड़ा क्राइसिस। एंड आई ऑल्सो फाइंड फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे जो फूड प्रोडक्शन 209 मिलियन टन, मेरे ख्याल 3-4 साल पहले 213 मिलियन टन था, बीच में बहुत कम हो गया 209 मिलियन टन। तो फूड पर कैपिटल अवेलेबिलिटी कम है, आपका एफसीआई गो डाउन नीचे है,
इंपोर्ट करना पड़ेगा, फूड सिक्योरिटी। दिस इज द टू इश्यूज एंड कंबाइंड विथ वॉट एवर ग्रोथ वी आर टॉकिंग अबाउट, यस 8% फिगर, ये लोग भी 6%, 7% बोलते थे, 8%, 10%, उसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट। छत्तीसगढ़ में 100 आदमी मर गए, क्यों? अटैक, कैसे? आतंक। ये जो सोशल टेंशन हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इश्यू, दीज 3 इश्यूज को हम कैसे एड्रेस करेंगे, वही होगा हमारा व्यवस्था। विपक्षी तो बोल ही रहे हैं, आपके साथी भी, हालांकि लगातार बजट पे उनकी राय कुछ अलग रही है, आप क्या कहेंगे? बजट की अपनी प्रतिक्रिया होती है, अपना विचार होता है। जो भी बातें इन्होंने कही, दोनों ने, ये बजट उनको एड्रेस करता है। कृषि की बात ले लीजिए, जो सारा भारत, रूरल सेक्टर पे खास तौर में भारत निर्माण का जो प्रोग्राम है, 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट है वहां, और खास तौर में कृषि की बात ही उन्होंने कहा कि जो पुरानी कृषि जिन लोगों ने लोन लिए हैं, जो वापस नहीं दे पा रहे, उनका जो इंटरेस्ट रेट 2% कम हो जाएगा। उन्होंने जो आगे वाले लोन लेने वाले हैं वो 7% से ज्यादा नहीं होगा। साथ में सिंचाई की बात की, जो आपकी सारी एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है उसको वाटर, पानी के इश्यू पे एड्रेस किया, ठीक है। और 1 करोड़ एकड़ बढ़ाने की हमने ऐलान किया था उन्होंने, उसका बढ़ावा आगे किया। जहां तक रोड्स का सवाल है, उन्होंने कहा कि 96% नॉर्थ आपका क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा, 2008 तक ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हाईवे कंप्लीट हो जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि हर दिन 4.38 किलोमीटर बनती हैं, जो एनडीए के सरकार में कम हुई थी। नहीं, हर बात का मैं जवाब देने को तैयार। फिर इन्होंने कहा कि जहां तक सुइसाइड की बात है, बिल्कुल सही। इसीलिए ये चूंकि जो पर कैपिटा पर एकड़ प्रोडक्टिविटी है, ये कम होती जा रही है। इसलिए नहीं कम होती जा रही कि हम उस पर तवज्जो नहीं दे रहे, इसलिए कम होती जा रही है कि ये ग्रीन रेवोल्यूशन से एवरग्रीन रेवोल्यूशन लाने की जरूरत है। उसके लिए एक एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी रिसर्च खोलने का ऐलान किया, साथ साथ में इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर रिसर्च, सब चीज, रूरल हेल्थ, रूरल हाउसिंग, इरिगेशन, रूरल एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें बजट में हैं, दिखाई दे रही हैं, और कह रही हैं कि ये एक तरीके से उनका नजरअंदाज कर दिया। गाड़ी, इन्होंने गाड़ियों की बात की, जहां तक गाड़ियों की बात है, उन्होंने केवल कहा कि जो छोटी गाड़ियां हैं, जो आम आदमी आज के दिन जो मिडिल क्लास है, वो कोई 240 मिलियन पीपल है, विच इज ऑलमोस्ट द पॉपुलेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। जो आम आदमी की छोटी गाड़ी है, अगर उसको खरीदने की सुविधा हो तो उसमें बड़ी बात क्या है? और अगर बड़ी गाड़ियों पर ज्यादा टैक्स लगा दोगे, आपको मिलेगा क्या? देखिए, आपने मुझसे दिमाग बात की, आपने कृषि क्षेत्र की, वो एक गंभीर विषय था, दादा ने अच्छी बात उठाई है। देखिए, कल इनके इकोनॉमिक सर्वे को ही लें तो इनका इकोनॉमिक सर्वे इस बात पर चिंता व्यक्त करता है कि कृषि के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो होने की बात है। देखिए, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट या जो भारत निर्माण की बात, मैं इसके डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, हम इस डिबेट को थोड़ा सा आंकड़ों से ऊपर रखें। आज जो सबसे बड़ी बात है कि जब तक किसान का परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगा, उसका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट नहीं होगा, तब तक भारत का विकास नहीं होगा। ये सुसाइड होते रहेंगे। उसके लिए वहां मार्केटिंग फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग, आपके रोड्स, ऑल दीज थिंग्स पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। और ट्रिपल साहब, मैं बड़ा आदर करता हूं, भारत निर्माण उसको एड्रेस नहीं करता, लेकिन कहीं कहीं उन्होंने इसको एड्रेस करने की कोशिश की। ठीक है, हम लार्जर पिक्चर की कुछ बात कर रहे हैं, तो दूसरा है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं जो कह रहा हूं कि इस पूरे बजट में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई दिशा देने के लिए जो पुश चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट चाहिए, नीट इन्वेस्टमेंट 4000 करोड़ कम होता है। एक मिनट, आप भारत निर्माण से मत तुलना करिए उसकी, कर लीजिए, मैं पहले ही कह चुका हूं। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं, जो चिंता की बात है, और ये बड़ा विषय है, इसको मुझे बोलने दीजिए। एजुकेशन की बात लीजिए आप। आज एजुकेशन में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लगाने को तैयार है, आप उसको दिशा देंगे रूरल एरियाज में। आप एक और इसमें बहुत रोचक बात देखिए कि आज जो हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर में पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन इफेक्टिव रूप से होना चाहिए। इसके बारे में बजट को अपने आप में दिशा देने की जरूरत है। ऑल दीज एरियाज आर लैकिंग। मैं समझ रहा आपकी बात, क्योंकि खामियों के हिसाब से बहुत सारे इसमें मुद्दे निकल के आएंगे, लेकिन दिवाकर मुखर्जी, ये जो मतलब रूरल सेक्टर का जो थ्रस्ट है, और अभी कपिल सिब्बल ने उस बात को दोहराया, बुनियादी किन बातों पर आपको डिसएग्रीमेंट है? हम सारे मुद्दों को एक सेगमेंट में एक साथ नहीं डिस्कस कर सकते। डिसएग्रीमेंट की बात नहीं है, अगेन हम उसमें बात में नहीं जा रहे हैं। कंपैरेटिव लिटरेचर हम स्टडी नहीं करेंगे कि इनकी बीच में क्या हुआ 5-6। ये पूरे देश के लिए दिस आर द चैलेंज, जैसे चुनौतियां हैं, जिसको सरकार में हो, विपक्ष में, जिसे बारे। अब उसमें क्या, जब किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जैसा चिदम्बरम साहब ने कहा, आपने नोट किया होगा, नहीं 7% तो कम किया, लेकिन उन्होंने कहा कि 49% ऑफ दिस फार्मर्स दे डू नॉट हैव एनी एक्सेस टू योर क्रेडिट
फैसिलिटीज बैंक एक्सेट्रा। हाँ, दिस इज आई एम नॉट दिव्या, हमको बड़े फार्मर्स इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, 49% का जो है वो उनका कोई एक्सेस नहीं है मार्केट और बैंक्स में। नाउ हाउ टू ब्रिंग देम इनटू दैट फोल्ड? अगर आप जिस तरह से कर रहे हैं कि 50 लाख हम क्रेडिट कार्ड उसको भी इसमें दिलाएंगे, टाइम लगेगा। अभी जैसे प्रोसेस में एक रिलीफ पैकेज आना चाहिए था, वो नहीं है। जैसे स्वामीनाथन कमीशन का रिपोर्ट है, फार्मर्स कमीशन का रिपोर्ट, दैट रिपोर्ट 27% को सो दैट इज देयर आल्सो सेज व्हाट टाइप ऑफ इंटरेस्ट है। इट्स नॉट इवन 7% more lower than that. Then they had some packages. You must give some relief packages to address this immediate issue. This is agricultural sector. जो बात की है, जैसे आपने फूड प्रोसेसिंग को कहा प्रायोरिटी सेक्टर होगा, बैंक से आराम से लोन मिल जाएगा, पर ये कह रहे हैं कि फिलहाल जरूरत और कहीं ज्यादा की है। किस चीज की, कौन कैसा रिलीफ? आप ये कहेंगे रिलीफ पैकेज से आपको देखिए, जो मुद्दा, जो कृषि का मुद्दा है, जो एग्रीकल्चर का मुद्दा है, वो बहुत ही अहम मुद्दा है। और वहां जो बुनियादी तौर पे जो कमी है वो ये है कि आज के दिन पर कैपिटा पर एकड़ आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। वो पैकेज देने से बढ़ेगी नहीं, उसमें इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चरल सेक्टर में बढ़ाना पड़ेगा और एक एवरग्रीन रेवोल्यूशन आनी पड़ेगी और उसमें बायोटेक सेक्टर का बड़ा रोल होगा। उसी सेक्टर में इन्होंने बढ़ावा दिया है, बायोटेक सेक्टर में, रिसर्च में, इन्वेस्टमेंट, R&D फैसिलिटीज उसी में तो बढ़ाया है। अभी नाउ व्हेन यू से टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट, नाउ से खेती के लिए हम कैसा है, व्हाट यू मोर इन्वेस्टमेंट यू वांट एग्रीकल्चर सेक्टर में, आउटले खूब खास नहीं बढ़ा। मेन चीज है आपके इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर। These are two major inputs. Now you will find in irrigation how much money has been kept there. Irrigation flood control, 524 crores was last year, only 418 crores. This is a grant. This is a grant. Mrs. Chakrabarti state. Now today we have to make it in 587 crores. Now this is peanut. So far as irrigation is concerned, this becomes a peanut because this most of the grant and collection has to be given for the state. Then you come to the नीचे अगर देखेंगे फर्टिलाइजर सेक्टर में भी ये फर्टिलाइजर कंजम्पशन इज नॉट इंक्रीजिंग इन टू दैट एक्सटेंट. सो पॉइंट इज दैट अपार्ट फ्रॉम द रिलीफ पैकेज आई वाज टेलिंग अबाउट दोज हु आर ग्रेट स्काइसेस जो सुसाइड कर रहे हैं, उनके लिए आपका जो स्वामीनाथन कमीशन का रिकमेंडेशन था उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए तब, रादर देन मेकिंग अनदर कमिटी. ऐसा कंसेप्ट जा रहा है कि गरीबों के लिए चक्कर होगा तो कमिटी बनाइए और पूंजीपतियों को पैसा देना है तो दे जाइए जितनी छूट. जहां तक इरिगेशन की बात है उसका मैं जवाब अभी दे ही देता हूं. जहां उन्होंने कहा है कि 20,000 वाटर बॉडीज विद अ कमांड एरिया ऑफ 1.47 मिलियन हेक्टेयर identified in the first phase of repair, renovation and restoration, estimated at 4,481 crores. ये किसके लिए है? ये इरिगेशन के लिए है. ये जो मनी तो है ना, उन्हें एलोकेट किया है. एलोकेशन तो है फॉर प्लान. आप उसमें नहीं देख रहे ना, आप एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो डिफरेंट एलोकेशन है वो देखिए ना. उन्होंने ऐलान किया है कि 20,000 वाटर बॉडीज में 4,481 करोड़ हम देंगे. आपका इरिगेशन का जो माइनर इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल में ये दूसरा है. इस पर हम लोग बातचीत जारी रखेंगे, चर्चा जारी रखेंगे. आप देख रहे हैं बजट पर हमारा विशेष कार्यक्रम. हम आगे देखेंगे क्या रास्ता हुआ, क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ, और नौकरी पेशा लोगों के लिए टैक्स का क्या है नया चक्कर. बजट 2006 विशेष में आपका स्वागत है. हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और दीपांकर मुखर्जी. उनसे हम बातचीत करेंगे बजट के बारे में. इस दौर में बातचीत करेंगे खासतौर पर टैक्स के बारे में. जी दिवांग, बजट में लोगों का ध्यान हमेशा, आप लोगों का जहां तक सवाल है, टैक्स के ऊपर होता है. इनकम टैक्स को वित्त मंत्री ने हाथ नहीं लगाया कतई भी इस बार, लेकिन सर्विस टैक्स बढ़ाकर वो लोगों की जेब ढीली करने जा रहे हैं. इसका असर नौकरी पेशा लोगों के घरेलू बजट पर भी पड़ सकता है. आपकी कमाई और आपके खर्चे पर बजट का क्या असर होगा, इस बात को समझने के लिए 2 टैक्सों पर गौर करना होगा. पहला है इनकम टैक्स. चिदम्बरम ने इसकी दरों और स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है. साथ ही टैक्स की 6x1 स्कीम भी खत्म कर दी गई है. टैक्स छूट का दायरा भी जस का तस रखा गया है, यानी आपकी इनकम टैक्स प्लानिंग पर सीधे तौर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. There will be no change in the rates of personal income tax or corporate income tax. The other piece of good news is that no new taxes are being imposed. लेकिन सरकार की कमाई बढ़ाने का दबाव है, लिहाजा वित्त मंत्री को फिर आम आदमी की जेब ही याद आई.
सर्विस टैक्स की दरें 10 से बढ़कर 12% कर दी गई हैं। इसकी वजह से घर खरीदने से लेकर ट्रैवल एजेंट के जरिए टिकट कटवाने जैसी तमाम सेवाएं महंगी हो जाएंगी। कुछ नई सेवाएं टैक्स के दायरे में लाई गई हैं। ये सेवाएं हैं एटीएम ऑपरेशन और मेंटेनेंस, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, प्रिंट मीडिया को छोड़ बाकी सभी के लिए स्पेस और टाइम सेलिंग, स्पॉन्सरशिप सेवाएं, लेकिन इनमें खेल कूद के इवेंट्स को स्पॉन्सर करने की बात शामिल नहीं है। रेलवे के जरिए सामान ट्रांसपोर्ट करने वाली एजेंसियों को भी सर्विस टैक्स के दायरे में लाया गया है। इसके अलावा नीलामी करवाने, पब्लिक रिलेशन एजेंसियों, इंटरनेट पर टेलीफोन सेवा देने वाली कंपनियों, क्रूज के जरिए ट्रांसपोर्ट करने वाली कंपनियों और बिजनेस क्लास से विदेश की हवाई यात्रा का टिकट कटाने पर भी ये टैक्स लगेगा। यानी ये सेवाएं पहले से महंगी हो जाएंगी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि डॉक्टर और वकीलों को सर्विस टैक्स के दायरे में नहीं लाया गया है। Service tax paid can be credited against service tax payable or excise duty payable. The net impact will be very small. कंपनी और कर्मचारियों की भारी मांग को देखते हुए वित्त मंत्री ने फ्रिंज बेनिफिट टैक्स की उलझन को भी आसान बनाने की कोशिश की है। इसके तहत टूर और ट्रैवल और क्लाइंट की आवभगत पर एफबीटी 20 के बजाय 5% लगेगा। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिवों के जरिए डॉक्टरों को मुफ्त दवा के सैंपल देने पर भी अब कोई टैक्स नहीं होगा। एफबीटी को आसान बनाने के इन दोनों ऐलान पर आपकी सैलरी स्लिप पर असर पड़ेगा, क्योंकि आपकी कंपनी इसका बोझ आप पर नहीं डालेगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। जी हाँ, इस दौर में बातचीत होगी टैक्स पर। दीपांकर जी, आपका जो बयान आया है उसमें आपने इस बात पर संतोष प्रकट किया है कि टैक्स रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है, बस यही संतोष है आपको उसमें, पर आगे आप टैक्स के मामलों से उतने खुश नहीं हैं। उसमें तो कहीं ना उसमें और भी टैक्स आप जैसे आप देखा है डायरेक्ट टैक्स को अवॉइड करके आप इनडायरेक्ट टैक्स होने से तो जो अल्टीमेटली जो आम आदमी है उसको तो असर पड़ेगा ही। तो देयर इज अ स्कोप फॉर इंक्रीजिंग द डायरेक्ट टैक्स ऑल्सो दैट ही हैज अवॉइडेड फॉर कहा कि फॉर ऑब्वियस रीजंस। आप ऐसे आपके जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है वो भी जो बढ़ाया इट्स वेरी मिनिमल बिकॉज दैट बेस वॉज वेरी लो, बट इंक्रीज द टैक्सेस ऑन दैट। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट ये इनडायरेक्ट टैक्स सर्विस टैक्स जैसे पेट्रोलियम के बारे में आप देखेंगे डायरेक्ट टैक्स हम नहीं बढ़ा के आपने क्या किया है कि ओएनजीसी और ऑयल इंडिया दो पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनी पे आपने सेस लगा दिया 1800 से लेके 2500 करोड़ 2500 रुपए पर टन, विच मीन्स ओवर अनदर 2500 करोड़ एट हुज कॉस्ट। इफ आर पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनी उसी का प्रॉफिटेबिलिटी में घाटा आएगा और अदरवाइज इट विल मेक इट अप बाई क्रिएटिंग आप कीमत बढ़ाएंगे। तो ये जो मतलब चिदम्बरम साहब की ये सब इधर उधर का जो तिक्रम है वो हमको समझ में नहीं आता है। भाई डायरेक्ट टैक्स का जो स्कोप आपको था आप काहे नहीं बढ़ाएंगे इस बात। लेकिन आम आदमी के नजरिए से देखिए तो ये सवाल आप दोनों से करूंगा कि पर्सनल इनकम टैक्स का जहां तक सवाल है, पहली चीज जब शायद सुबह की स्पीच शुरू होती है तो एक आम आदमी व्यूअर देखना पसंद करता है कि भाई कितना बढ़ेगा। अगर वहां पे रिलीफ मिलती तो किस तरह के मैसेज समझते हैं? रविशंकर प्रसाद आप बताइए, कपिल सिब्बल पर बात करूंगा। देखिए मैं इसको इस प्रकार से रखूंगा कि आप 1 लाख पर थे, आप उसको 1,20 भी कर सकते थे। देखिए मौलिक बात यह है अभिज्ञान कि कॉर्पोरेट टैक्स को बढ़ाने के प्रति ऐसी आपकी घबराहट क्यों है? देखिए मेरा सवाल था कि मैंने एक बड़ा सीधा सवाल किया कि जब आम आदमी सुबह की स्पीच देखता है वित्त मंत्री की तो वो अपने लिहाज से देखना चाहता है कि वो टैक्स उसके लिए बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो वहां पे जो रिलीफ होता है। हाँ। इसी में मुझे 2 बात कहना चाहूंगा, जो बात समझे आप कि जो एल्डर्स लोगों के लिए एग्जम्पशंस थे, महिलाओं के लिए एग्जम्पशंस थे, वो इस बार नहीं रखे गए हैं। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये शायद रखना चाहिए था। जो अभी दीपांकर जी ने बात कही सर्विस टैक्स की बात, आपने 2% फ्लैट बढ़ा दिया, इसके जो कैस्केडिंग इफेक्ट होंगे वो इन्फ्लेशनरी होगा, पैसे बढ़ाएंगे। और आपने स्वयं अपने अभी चैनल पर दिखाया कि ये आम आदमी के उपयोग की भी कई चीजें उसमें हैं, इसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। एक बात पेट्रोलियम पर मैं जरूर कहना चाहूंगा, रंगराजन कमीशन की रिपोर्ट आई है, पेट्रोलियम के मामले पर यह बजट शांत है, अर्थात 1-2 महीने पर पिछले दरवाजे से कोई चीज आएगी, या तो अपलोड करेंगे प्रॉफिट पर या जनता को मार पड़े। पिछले दरवाजे की आपने बात की, 1 लाख की आपने बात की, आप 1 लाख बहुत करना चाहते थे, आखिर में इनकी सरकार ने किया, उस पर हम नहीं जाएंगे। कपिल साहब, ये सवाल है, इन्होंने कहा कि वित्त मंत्री की तिकड़म है, इन्होंने कहा कि पिछला दरवाजा है, क्या आपको नहीं लगता कि कुल मिलाकर बजट जो आज बन गया है उसमें बड़ी बातें नहीं होती हैं, उसमें आपका जो सहयोगी है उनका दबाव ज्यादा दिखाई देता है, चाहे इनकी सरकार हो चाहे आपकी सरकार हो, बजट में वो सारी चीजें बाद में आती रहती हैं, साल भर वो आती रहती हैं। देखिए बड़ी बातें बजट में होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपकी इकोनॉमी सही ट्रैक पे चल रही है तो उसकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ये ऐसा ना होना चाहिए कि हर मार्च में
और बड़े बुनियादी फेरबदल की जरूरत नहीं है। हाँ, एक परिवर्तन हो, एक नई दिशा में। देखो, देश एक दिशा में जब चलता है तो उसी दिशा में चलना देना चाहिए। अब इन्होंने रेवेन्यू अर्निंग्स की बात की, मेरे ख्याल पहली बार हुआ होगा हिंदुस्तान के इतिहास में कि 20% रेवेन्यू अर्निंग्स बढ़ी, उसके बाद एक बात यहाँ पर जल्दी से कहना चाहूंगी। एक ये भी लोगों के मन में था कि ये चिदम्बरम साहब का तीसरा बजट है और आपकी 5 साल की सरकार है, वो मिडवे हैं और शायद इस वक्त उनके पास वो मौका था कि अगर सरकार के दायित्व को समझे कि वो बोल्ड फैसले को ले सकते थे। 10th प्लान का आखिरला साल था, तो इसमें कंसोलिडेशन ज्यादा जरूरी थी और जब 11वां प्लान बनेगा तब एक नई किस्म की शुरुआत मैं समझता हूं कि उसका अनुमान होगा। लेकिन लेट मी गो बैक। तीसरा बजट था, पहले बजट पे 20% की रेवेन्यू अर्निंग हुई, दूसरे बजट में 20% की रेवेन्यू अर्निंग और बढ़ी और तीसरे में भी 20% का अनुमान है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और अगर हमें उसी टैक्स रेट से रेवेन्यू अर्निंग बढ़ रही है तो टैक्स क्यों बढ़ाया जाए? इसका मतलब आपका 8.1% ग्रोथ रेट होने वाला है, आप टैक्स क्यों बढ़ाएंगे? ग्रोथ भी साथ साथ में है, इक्विटी भी साथ में है। और जो ये बात कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पर कोई बदलाव की हम बहुत जल्दी नहीं कर सकते। ये जो चीज उन्होंने कही कपिल ने, उसको हम बहुत जल्दी से नहीं कर सकते। उसी में बेसिक प्रॉब्लम है जहां हम लोगों का प्रॉब्लम आ रहा है। वो जो कहते हैं कि रिफॉर्म एक ट्रैक चल रहा है, उसको क्यों डिस्टर्ब करेंगे रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट? वी डू नॉट एग्री, बिकॉज वही रिफॉर्म ट्रैक अगर 7%, 8% ग्रोथ पे शाइनिंग के बाद अब यह है कि भाई हम भूलना गए, पावर में नहीं है, हम भूल गए, आप वहां बात करिए ना, हम भूल गए। तो 8% growth, 8% growth and 9% growth, unless it has linked up with the employment, it does not carry 8% growth in the speculative market. It does not correct. A change in direction. हमारा उनके साथ क्या है कंट्राडिक्शन? यही है कि भाई जो उनकी बात आप छोड़िए, आप देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन में 2-3 इंफ्रास्ट्रक्चर में, या मैं इस बात को प्रूव कर दूंगा। इसमें यह है कि आप टैक्सेस जो बढ़ाएंगे, क्यों नहीं बढ़ाएंगे आप टैक्सेस? अब जब सर्विस टैक्स के आम आदमी पे टैक्स बढ़ाने में आपको तकलीफ नहीं है, आप पेट्रोलियम पे सेल बढ़ा सकते हो, तो वाई डोंट यू चार्ज अ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स? शेयर मार्केट का ऐसा बूमिंग हो रहा है, उसके ऊपर आपका हाथ लगाने में प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल संक्षेप में बताता हूँ। सर्विस टैक्स की उन्होंने बात की, जो 54% ऑफ जीडीपी हमारे सर्विस सेक्टर से आता है, तो वहां केवल 10% टैक्स है। कॉर्पोरेट टैक्स ज्यादा है, इनकम टैक्स ज्यादा है, तो यहां 10 से 12 कर दिया तो कौन सी बड़ी बात हो? बड़ी बात नहीं। ये देखिए, ये इस पे कोई वो नहीं होगा कि आम आदमी पे टैक्स बढ़ेगा। और वित्त मंत्री ने कहा कि इसका जो इम्पैक्ट है बहुत कम होगा। और जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, और इन्होंने सही किया, ग्रोथ हो रहा है, लेकिन वही पैसा हम भारत निर्माण में लगा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट गारंटी में लगा रहे हैं, रोड्स पे लगा रहे हैं, सिंचाई पे लगा रहे हैं। शेयर मार्केट का पैसा नहीं लग रहा है ना, शेयर मार्केट की बात नहीं हो रही। मैं कह रहा हूं जो ग्रोथ का पैसा हमारे पास, जो नहीं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अपने आप में उसमें इतना पैसा नहीं आने वाला कि आप सारा एग्रीकल्चरल सेक्टर का, वो तो एक छोटा सा, वो अगर 1% है तो पेट्रोलियम पे शेष पे कौन सा मान लगा? वो कॉमन आदमी के पास नहीं जा रहा। इनको ना भूलें, ये कह रहे हैं कि कंसोलिडेशन कंटिन्यूएशन का बजट। देखिए, कुछ चीजों पर तो कॉन्टिन्यूएशन होना चाहिए, इस देश में रिफॉर्म की जरूरत है, लेकिन मेरी चिंता दूसरी है, जहां पर हमारा इनका डिफरेंसेस है। आज इस अगले साल से इलेक्शन मोड में जाएंगे, कुछ संकेत इस पर भी दिया है। इस पूरे बजट में एनर्जी रिफॉर्म का कोई संकेत नहीं है। आज इस है कपिल जी मुझे बोलने दीजिए। पावर सेक्टर में एक मिनट, पावर सेक्टर में आप कुछ नए लगा रहे हैं, लेकिन जो बोल्ड स्टेटमेंट देना चाहिए था कि आज देश में बिजली में सुधार की आवश्यकता है, वो जो सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म की जरूरत थी वो उसमें नहीं है। और देखिए, मैं टैक्स पे फिर आता हूं, क्षमा करें, आज अगर इस टैक्स में अगर इन्होंने इतना रेवेन्यू अर्न किया है तो और लगाने की जरूरत नहीं है, तो मैं इनसे एक काउंटर सवाल पूछूं कि फिर ओल्ड एज पेंशनर्स को रिलीफ देने में क्या दिक्कत थी? महिला वर्गों को रिलीफ देने में क्या दिक्कत थी? आज जो लोग पेंशन पर अपना जिंदगी जीते हैं उसके रिटर्न पर, उसमें उनको रिलीफ देने में क्या दिक्कत थी? अगर इनका रेवेन्यू 20% ग्रो कर रहा है। अब इनको मालूम होगा कि पहली बार बजट में ऐसा हुआ है कि हर डिपार्टमेंट को कहा गया है कि अपना कुछ परसेंटेज बजट का महिलाओं के लिए रखिए। दिस इज दी ओनली टाइम। अब आप पढ़ेंगे नहीं उसको, गलत कहिए ना, महिलाओं के लिए दैट इज जेंडर सेग्रीगेशन। मैं तो कह रहा हूं कि पेंशन पर जो रिटर्न्स है इन्वेस्टमेंट पर रिटायर्ड लोगों के लिए, उनको रिलीफ नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं, अगर ये कह रहे हैं कि 20% रिटर्न आ रहा है और बहुत बॉयंट रेवेन्यू रिटर्न्स है, तो उनको देने में क्या दिक्कत थी? इसलिए कहता हूं आम आदमी। इन्होंने जो एक बात कही कि 5 आप योजनाएं केवल शुरू करने वाले हैं 4000 मेगावाट की, जबकि कल जो रिपोर्ट आई थी वो बताती है कि 3 लाख करोड़ का नुकसान
जीडीपी को होता है क्योंकि पावर नहीं है, ऊर्जा क्षेत्र में जो कमी है, क्या वो काफी है आपको लगता है? नहीं, मैं कहता हूं, देखिए, अगर हमारे पास पैसे भी तो कमी रहती है ना, हम बजट की एक दिशा देना चाहते हैं, हम सारा पैसा हम पावर सेक्टर में लगा दें तो फिर बाकी चीजों के लिए क्या रहेगा? तो हर चीज को बैलेंस करना पड़ेगा। दीपांकर इससे बिल्कुल सहमत नहीं है, पर हम लोग ये बातचीत जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। बजट 2006 में ये चर्चा जारी रहेगी और आगे देखेंगे बजट पर उद्योग जगत की राय, इंडस्ट्री का रिएक्शन और कौन कौन सी कारों का जिक्र से पहले हो चुका है, आखिरकार हुई सस्ती। आप देख रहे हैं बजट 2006 पर हमारा खास कार्यक्रम इस वक्त, और इस ब्रेक में लगातार जिस बात पर चर्चा करने के लिए जोर दे रहे थे हमारे स्टूडियो में बैठे दीपांकर मुखर्जी, वो है कि वो बात करना चाहते हैं, कपिल सिब्बल से कुछ सीरियस सवाल करना चाहते हैं पावर और पेट्रोलियम सेक्टर को लेकर, ऊर्जा के मसले पर। ठीक है, आपकी बुनियादी समस्या क्या है? मेरी बुनियादी समस्या नहीं है, बुनियादी समस्या का पिछले 13 साल से यही हो रहा है ऊर्जा के मामले में, पेट्रोलियम और पावर के मामले में। एक दिशा है, डायरेक्शन इन लोगों का रिफॉर्मर्स के लिए। तो उसमें ये देखा गया कि प्राइवेट सेक्टर आके हमारे इन्वेस्टमेंट करेगी जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन। आउटकम अगर देखेंगे, जैसे चिदम्बरम बोलते हैं आउटकम बजट, आउटकम अगर देखेंगे 13 साल के बाद आप देखेंगे ई रिफॉर्म्स में 80-81 में 33,000 मेगावाट था और 1991 में इट बिकेम 87,000 मेगावाट, 2.5 टाइम्स। उसके बाद 12-13 साल में फ्रॉम 87,000 मेगावाट वी हैव गॉन ओनली अप टू 1,23,000 मेगावाट। उसमें भी 6,500 मेगावाट एडिशन खाली हुआ है प्राइवेट का। इसका मतलब अभी भी जो हो रहा है प्रश्न, पब्लिक इन्वेस्टमेंट अगर नहीं होगा पावर सेक्टर में, और यू डू नॉट चेंज द डायरेक्शन, यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट, दिस विल नॉट कम। आप क्या जवाब? पेट्रोलियम में कह रहे हैं, पावर पे बात करने पर पेट्रोलियम। देखिए, पावर की जहां तक सवाल है, हमारे दोनों में एक अंतर है। ये कहते हैं कि पावर का सुधार तभी होगा अगर पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि जरूरत है 2,20,000 मेगावाट की, और है हमारे पास 1,20,000, और ऐसे से पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट हो। लेकिन हमने एक अपने लॉ में परिवर्तन लाए हैं, ठीक है ना। उस लॉ के परिवर्तन के बाद हमने सोचा था कि इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर से आएंगी, वो भी 5 साल जो लॉ में थे वो भी पूरे नहीं हुए। जैसे वो पूरे हो जाएंगे और ट्रांसमिशन में, प्रोडक्शन में एक सेपरेट एंटिटीज बन जाएंगी, तो मेरे हिसाब से प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट आएगी। आज तक हमने ये माहौल नहीं बनाया था, लेकिन इनकी ये बात तो बिल्कुल मैं इससे सहमत हूं कि जब तक पावर सेक्टर में पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट और रिफॉर्म नहीं आएगा, तब तक देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का सुधार होना चाहिए वो नहीं होगा। जी, आप आते हैं इस बात को कि वो नहीं, रिफॉर्म का डायरेक्ट यही जो रिफॉर्म वाला ऑब्सेशन है, रिफॉर्म वाला जो ऑब्सेशन है ना, उसके रिजल्ट में देखिए रीथिंकिंग की बात होना चाहिए। वामपंथ कुछ हद तक, इसीलिए हम बोले डायरेक्शन में पेट्रोलियम में देखिए लास्ट 8 to 9 ईयर्स हमारा जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है 33 मिलियन टन के आसपास हवर कर रहा है। अब 91 से शुरू हुआ कि भाई हम लोग प्राइवेट जो है ब्लॉक प्राइवेट को दे देंगे, उसी से समाधान हो जाएगा। अभी भी जो है पेट्रोलियम का प्रॉब्लम क्या बोल रहे हैं, 55 ब्लॉक और देंगे। अरे उन लोगों ने बैठे थे 36 ब्लॉक दिया, 55 ब्लॉक दिया, करते करते कितना टन प्रोडक्शन, तेल कितना मिला। So this one single track obsession that only private will come and give it is not going to happen. Then the private investment is not coming in that way. What we are doing, I am having a real observations on that this thing of public-private investment. I am finding less private investment, more from banks and financial institutions and from public sector. So नाम के लिए प्राइवेट सेक्टर रहेगा। इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है पेट्रोलियम। और जहां तक पेट्रोलियम तेल का सवाल है, मैं मानता हूं कि जो तेल का रिसोर्स है वो सारे विश्व में कमती होता जा रहा है। हिंदुस्तान में हमने कोई नई एक्सप्लोरेशन से हमें कोई नया नहीं मिला, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो। तो इसका जो सोल्यूशन है वो केवल एक्सप्लोरेशन से नहीं है, वो सोल्यूशन है सिविल न्यूक्लियर एनर्जी को लिया जाए, और जो 2% हमारा ये बातें कैसे मानेंगे भाई? 1,23,000 मेगावाट, 3,000, ये तो इनके प्रोफेशन नहीं, तो मेरे होश है। 1,23,000 मेगावाट आपकी कैपेसिटी है, 3,000 मेगावाट आपका न्यूक्लियर है। अब 10,000 मेगावाट से ज्यादा कितना ला पाएंगे? आपके पास कोल है, आपके पास जो चाहिए, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी व्हाट इज नेसेसरी, यू हैव टू इन्वेस्ट मनी इन कोल टेक्नोलॉजी, क्लीन कोल टेक्नोलॉजी। बिल्कुल, तभी हमने 20 बिलियन टन ऑफ कोल का ब्लॉक है वो सेपरेट रखा है,
ताकि उनमें इन्वेस्टमेंट होके कोल आए और उसी से हम अपना पावर प्लांट चलाएं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं और इस बजट में वो प्रावधान है। क्या कह रहे हैं कि ये बातें सही कर रहे हैं, पर ये चाहते हैं कि थोड़ा तेजी से जाएं। बातें सही कर रहे हैं, दिशा अलग है। प्राइवेट आई एंड अप प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट नहीं आ रहा पैसा। जहां हमें ज्यादा प्रोडक्शन होगा पैसा म्यूचुअल फंड लेके आपके पास पैसे की कमी नहीं। म्यूचुअल फंड लेकिन सेल नहीं है। म्यूचुअल फंड बाहर क्यों जा रहे हैं? लेना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड बाहर क्यों जा रहे हैं? जहां तक दिशा का प्रश्न है, लेफ्ट और कांग्रेस के बीच उम्मीद ही नहीं की जा सकती कि दिशा पूरी तरह से एक और लेके छोटा सा देखकर उसके बाद वापस आते हुए बजट 2006 में उससे चल रहे। देखें बजट 2006 पर खास कार्यक्रम हमारा पूरा विश्लेषण इस बजट का और उसके अलग अलग पहलू पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो अब एक बहुत अहम पहलू आम आदमी के लिए वो ये है कि अब देखते हैं क्या लोगों के हिसाब से उनके लिए हुआ सस्ता और महंगा। इस बजट में कई चीजें सस्ती हुई, कुछ महंगी हुई। इस मंत्री की सलाह है कि आइसक्रीम खाइए लेकिन सिगरेट पीना छोड़ दीजिए, कार खरीदिए लेकिन बड़ी नहीं छोटी। छोटी कारें अब सस्ती होने जा रही हैं। इन पर एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद शुल्क 24% से घटाकर 16% कर दिया गया है। बजट के फौरन बाद मारुति ने अपने 5 मॉडलों की कीमत 13,000 रूपये से लेकर 22,000 रूपये तक घटा दी, जबकि हुंडई की भी सेंट्रो कार कल से 23,000 रूपये सस्ती हो जाएगी। छोटी कारों के अलावा जो चीजें सस्ती होंगी उनमें एड्स और कैंसर की दवाइयां, 750 रूपये तक के चमड़े के जूते, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड, आइसक्रीम, डिब्बाबंद दूध, पास्ता, मांस मछलियां, कागज, कपड़े, रसोई गैस के चूल्हे, शीशे से बने सामान, ऊर्जा बचाने वाले लैंप, MP3 प्लेयर, MPEG प्लेयर, DVD ड्राइवर और USB फ्लैश मेमोरी शामिल हैं। इस बजट के बाद जो चीजें महंगी होगी उनमें कंप्यूटर, पैकेज सॉफ्टवेयर, पेजर्स, चश्मे, सिगरेट और नारियल के रेशे से बनने वाली चीजें शामिल हैं। साथ ही छाता, छड़ी, टाइल्स, आयातित वनस्पति, आयातित स्टील स्क्रैप और सेट टॉप बॉक्स भी महंगे हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अखिलेश शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। बजट के बारे में और बातचीत के लिए चलते हैं सीधे मुंबई, जहां हमारे साथ मौजूद हैं शिवनाथ। शिवनाथ, इंडस्ट्री का क्या कहना है इस बजट के बारे में? अब तक उन्होंने अपना मन बना लिया होगा कि कैसा बजट लगा उनको ये? दिमाग, जैसा कि हम सारे दिन कहते हैं, दिमाग और जो उन्होंने इस्तेमाल किया है, जिसे कहते हैं कि वित्तीय एक माइंड जो यूज किया है, उसके हिसाब से अगर आप देखें इस बजट के बारे में जो भी राय है वो ये है कि 7 अंक दे रहे हैं 10 अंकों में से, यानी कि जो रेटिंग है वो 7 या 8 अंकों में से है। ऐसा क्यों है? अगर आप मोटी मोटी बातें देखें क्या निकल कर आई है कि कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं है, यानी कि कोई नकारात्मक बात इसमें नहीं कही गई है। जो भी कही गई है बात, उसमें जो बातें हैं वो कुछ हद तक मिक्स रिएक्शन दिया जा रहा है। अगर आप ढांचागत क्षेत्र की बात करें या फिर आप बात करें फार्म सेक्टर को बढ़ावा दिए जाने के लिए, उनका ये कहना है कि अगर वित्त मंत्री चाहते थे तो कुछ बड़े पॉलिसी डिसीजन जरूर अनाउंस कर सकते थे, वो उन्होंने नहीं किए। लेकिन जहां तक उद्योग को बढ़ावा देने की जो बात की गई है उसके लिए काफी कदम उठाए गए हैं, चाहे वो रूरल क्षेत्र में ज्यादा कर्ज देने की बात करी हो या फिर पोर्ट या शिपिंग सेक्टर की बात करी हो। बिग बैंग जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, वो नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बातें जरूर हैं। करों के नजरिए से अगर देख रहे हैं आप, टैक्स के नजरिए से अगर देखें, उसमें कुछ बातें जरूर हैं जिससे कि उद्योग नाखुश है। सर्विस टैक्स शिवनाथ स्पेसिफिकली खास तौर पे इसको लेकर सुबह से आप लोग वहां पर मुंबई में सभी लोगों से चर्चा कर रहे हैं, आखिरी राय किस तरह की बनती नजर आ रही है? अभी जान कई बातें हैं सर्विस टैक्स को लेकर। अगर आप बात करें, जो कंज्यूमर है, अगर आप एटीएम से कैश विड्रॉ करते हैं, पैसे विड्रॉ करते हैं, लोगों को अब ये याद रखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में उन पर अलग से एक सर्विस टैक्स लगेगा। तो बैंकिंग क्षेत्र जो है वो थोड़ा नाखुश है। और अगर टैक्स के दूसरे पहलुओं पर बात करें तो फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, अभिज्ञान हम सुबह से बताते आ रहे हैं कि फ्रिंज बेनिफिट टैक्स एक ऐसा टैक्स है, भारतीय उद्योग उससे काफी नाखुश था। कुछ दरें उसमें जरूर कम की गई है, लेकिन उससे भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
बड़ी बात अभिज्ञान अगर टैक्स के नजरिए से देखें, एक टेक्निकल मामला है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स एक होता है एमएटी, उसको बढ़ा दिया गया है 7.5 से 10% तक। उसको लेकर भारतीय उद्योग थोड़ा कुछ हद तक नाखुश है, लेकिन आपके साथ वामपंथी दलों के दीपांक के साथ बैठे हुए हैं, उनके हिसाब से उद्योग को ज्यादा कर लगाना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे की उगाई हो और ताकि फार्म क्षेत्र या रूरल क्षेत्र में पैसे ज्यादा दिए जाए। अभिज्ञान सुधा जी, बहुत जल्दी से एक बात मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगा, जो धारणा रही है कम से कम बहुत सारे लोगों के बीच की 2 साल के बाद ये तीसरा बजट था उनका, ये एक अपॉर्चुनिटी थी, मौका था कि वो बोल्ड कदम ले सकते थे। ये सवाल मैंने थोड़ी देर पहले कपिल सिब्बल से भी पूछा था। क्या वजह आपको लगता है कि उस तरह की कोई तस्वीर उभर कर सामने नहीं आ पाई? अभिज्ञान, 2 नजरिए हैं इस पूरे सवाल पर जो कि आपने पूछा। जरूर उनके पास मौका था एक बिग बैंग बजट, बड़ा एक मैसेज भेजने का, लेकिन अगर आप देखें ज्यादा समझदारी अगर दिखाई है किसी ने, वो पी चिदम्बरम ने। जो स्टेटमेंट उन्होंने आज दिए हैं, जैसा कि बजट उन्होंने पढ़ा है, एक तरह से अपने जो एलाइज है उनको खुश करने की कोशिश की है। कुछ ऐसा नहीं किया जिससे कि ऐसा लगे कि हम पूरे फिर से विदेशी निवेश को एक साथ ही लेकर आ रहे हैं और भारतीय उद्योग को बढ़ावा नहीं देंगे। लेकिन अगर जिसे कहते हैं अंग्रेजी में रीडिंग बिटवीन द लाइन्स की अगर आप बात करें, उन्होंने साफ कह दिया कि भारत को, भारतीय अर्थव्यवस्था को मैन्युफैक्चरिंग और उत्पादन के लिए एक हब बनना पड़ेगा, वर्ल्ड का एक सेंटर बनना पड़ेगा। उसके लिए शायद एक कदम आगे वो बढ़ाएंगे अगले साल। और अगर इलेक्शंस पर नजर डालें तो टाइमिंग ऐसी होगी कि अगले साल अगर बजट में कोई बिग बैंग रिफॉर्म करेंगे तो इसमें उद्योग को फायदा होगा और लोग भी खुश रहेंगे। दिवाकर मुखर्जी, आखिरी बात आपने शिवनाथ को सुना? तो वो उद्योगों को तो और छूट चाहिए, छूट चाहिए। और वो जो है वो सवाल नीति मिनिस्टर के पास कोई चैलेंज नहीं है। जो सब्सिडी की बात करते हैं या उल्लेख है, कर नहीं पा रहे हैं कुछ हमारे लिए। सब्सिडी की बात जब करते हैं वो एक्सपोर्ट में इंसेंटिव देते, इंसेंटिव को नाम देकर सब्सिडी दिया जाता है जिसका असर नहीं है, मैंने की एक्शन नहीं, उसके बारे में बात नहीं करते। लेकिन बड़ा मतलब बहुत ही डेंजरस सिग्नल यहाँ यही है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी में एक्सेस दे रहे हैं। दूसरी तरफ आप म्यूचुअल फंड, आपके पास पैसा नहीं है बोल रहे हैं, म्यूचुअल फंड को बोल रहे हैं आप इन्वेस्ट करो बाहर। सिर्फ एक आखिरी बात ही पूछ रहा हूँ, आपने कहा कि टैक्स का कलेक्शन जो बढ़ा वो अच्छी बात है, इसके अलावा कोई एक अच्छी बात है इस बजट में? केवल एक अच्छी बात, 20% प्लान आउटले का जो प्लान एलोकेशन 20% का बढ़ा हुआ जो है वो बताया होगा। इसमें वक्त जाते जाते दिवान ने सवाल पूछा और एक अच्छी बात भी बताई गई हमको जहां तक इस बजट के सवाल पर। फिलहाल इस बजट के विशेष कार्यक्रम में इतना ही। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा अपनी राय बोल सकते हैं 6388 पर। एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है। धन्यवाद।